नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें 244 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह स्कॉलरशिप देंगे छात्रों को। 244 छात्रों की ये लिस्ट है। कार्यक्रम में 30 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और शेष छात्रों को जनपदों में स्कॉलरशिप मिलेगी। राजभवन में आपको बता दें कि पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। और देहरादून से बड़ी खबर, काबीना मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एक और चुनाव याचिका दाखिल किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र चंद्र रमोला ने याचिका दाखिल की है। चुनाव के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे बांटने का मामला है। दाखिल याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। बता दें आपको कि कांग्रेस कि काबीना मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की गई है और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एक और चुनाव दाखिल की गई है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां पर राज्यपाल छात्रों को स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह उन छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 244 छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। श्री अंशुल चौहान मंच पर पधारते हुए। इसी क्रम में श्री अभिषेक पाल, कृपया अभिषेक पाल के पिताजी श्री राजेंद्र पाल कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री राजेंद्र पाल, जो कि श्री अभिषेक पाल के फादर हैं। श्री राजेंद्र पाल पधारते हुए। श्री अभिषेक पाल के पिताजी हैं, जो कि आईआईटी गुवाहाटी असम से छात्रवृत्ति प्राप्त किया है इन्होंने। इसी क्रम में श्री राजीव कांडपाल, श्री मनीष चौहान और श्री अरविंद तोमर भी कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तराखंड के ऐसे मेधावी विद्यार्थियों के सहायतार्थ ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे इनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके और इनकी कुछ जो थोड़ी सहायता हमारे स्तर से हो सकती है वो की जा सके। श्री मनीष चौहान एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री अरविंद तोमर, श्री अनंत और श्री शशांक सती से भी मैं अनुरोध करूंगी, कृपया मंच की तरफ अग्रसर होने का कष्ट करें। तो पथ प्रदर्शक कार्यक्रम के आयोजन में छात्रों को स्कॉलरशिप दी राज्यपाल गुरमीत सिंह ने, और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए उन मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है जो आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बारातियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। पौड़ी के सियोली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 6
लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। पौड़ी रेफर कर दिया गया है इन घायलों को। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया। तो पौड़ी में ये बड़ा सड़क हादसा जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन ये जो सड़क हादसा हुआ है, हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभी जानकारी सामने नहीं आई कि ये सड़क हादसा किन कारणों से हुआ है। लेकिन ये सड़क हादसा कितना भीषण रहा होगा इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सिद्धांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धांत, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या स्थिति है घायलों की, क्योंकि देखिए दुखद है कि 5 लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी इस सड़क हादसे में, लेकिन उन घायलों के अभी क्या हालात है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आपको बता दूं कि सोमवार को कल पौड़ी में एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें करीब एक जो मैक्स वाहन जो शादी से वापस घर लौट रहा था और जिसमें करीब 14 लोग बताए जा रहे हैं सवार थे। मतलब ओवरलोडिंग कहीं ना कहीं वाहन में थी और वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें करीब 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 6 लोगों का उपचार जिला चिकित्सालय पौड़ी में चल रहा था। वहीं 2 ऐसे घायल व्यक्ति थे जिनके सर में काफी हेड इंजरी थी, इसलिए उनको देहरादून श्रीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहां रेफर कर दिया। उनका भी उपचार चल रहा है। वर्तमान में डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि उनकी स्थिति अभी सामान्य है और जो 4 अन्य घायल हैं उनका उपचार अभी जिला चिकित्सालय पौड़ी में चल रहा है, वो भी अभी खतरे से बाहर है। जी साक्षी जी। सिद्धांत, ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या बता रही है, क्या जांच की गई, आखिर ये सड़क हादसा हुआ तो हुआ कैसे, क्या कारण सामने आ रहा है? जी हाँ, जो प्रथम दृष्टि बताई जा रही है उसमें सीधी तौर पर ये है कि जो 9 सीटर वाहन है उसमें करीब 14 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और दूसरा जब जिलाधिकारी वो एसएसपी द्वारा जब जिला चिकित्सालय पौड़ी का जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की गई तो मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे पूरी घटनाक्रम की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी ताकि स्पष्ट हो सके कि घटना के क्या मुख्य कारण रहे, ताकि आने वाले समय में जनपद पौड़ी की इस तरह से कोई अप्रिय घटना न घटे। जी सिद्धांत, क्योंकि पौड़ी में इसके पहले भी इस तरीके के सड़क हादसे होते रहे हैं, क्या उन पर भी क्या इन सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? जी हाँ साक्षी, अभी मैं बताऊं तो हाल ही में तकरीबन पैठानी क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और अभी कुछ दिन पहले ही पौड़ी टेकम मोटर मार्ग पर भी एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। तो लगातार जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे पुलिस टीम द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा हालांकि चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये अक्सर देर शाम या देर रात की हो रही है और ज्यादातर रेवेन्यू क्षेत्र में हो रही है जहां पर कि पुलिस का हस्तक्षेप कम होता है। फिर भी पुलिस द्वारा बताया गया है कि इस तरह कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाने की बात कही जा रही है। जी साथी जी सिद्धांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि सिद्धांत ने बताया कि फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन कारणों की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है और आगे भी इसके पहले भी चूंकि पौड़ी में इस तरीके के हादसे हो चुके हैं तो उन पर भी लगाम लगाने के लिए पुलिस अभियान चलाने की बात कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा दून हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर संविदा कर्मियों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी का मुद्दा उठाया जाएगा, उन्हें वापस से नौकरी दी जाए। संविदा कर्मियों से मुलाकात की करण मारा ने और विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने ये वादा किया उन स्वास्थ्य कर्मियों से कि उनका मुद्दा जरूर विधानसभा में उठाया जाएगा और आश्वासन भी दिया कि कोई ना कोई हल उनकी समस्याओं का जरूर निकाला जाएगा। दून अस्पताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी का मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि विधानसभा में उनकी नौकरी को लेकर के ये मुद्दा उठाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो स्वास्थ्यकर्मी हैं ये परेशान हैं, इनकी नौकरी जो है वो पक्की नहीं है और काफ़ी समय से इनकी मांग चल रही है कि इनकी नौकरियों को पक्का किया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि इनकी मांग कब पूरी होती है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नाते
करण माना का ये कहना है कि विधानसभा में उनकी नौकरी को लेकर के आवाज जरूर उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यात्रा को लेकर जानकारी ली, साथ ही इसके बाद काली मठ के दर्शन भी किए। इस दौरान उनके साथ केदारनाथ विधायक और प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने पर आ सकते हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। इस समय वहां दूसरे चरण के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाए और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और 6 मई को जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में भाजपा प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और प्रदेश संगठन ने सभी का आभार प्रकट किया है। इस चुनाव की जीत के लिए सभी का धन्यवाद अदा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव का रास्ता तैयार हो चुका है, जिसमें सभी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे और बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके इस चुनाव के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। देखिए, वो जो चुनाव प्रबंधन समिति थी, क्योंकि बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो संतोष जी ने, जो हमारे प्रभारी जी थे, इन सब ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया कि चुनाव प्रबंधन समिति ने बेहतर काम किया, जिसका नतीजे ये हैं, तो उनको धन्यवाद देने के लिए बैठक थी। देखिए, वो जो चुनाव प्रबंधन समिति थी, क्योंकि बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो संतोष जी ने, जो हमारे प्रभारी जी थे, इन सब ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया कि चुनाव प्रबंधन समिति ने बेहतर काम किया, जिसका नतीजे ये हैं, तो उनको धन्यवाद देने के लिए बैठक थी। देखिए, वो जो चुनाव प्रबंधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के इस उपचुनाव को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कहा कि युवा मोर्चा के द्वारा चंपावत में जनता को जागरूक किया जाएगा। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए अलग टीम तैयार की जाएगी, जो जनता को सरकार की उपलब्धियां बताने का काम करेगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के दृष्टिकोण से हम सब लोग वहाँ पर शक्ति केंद्र से लेकर बूथ वाइज हम लोग की पूरी वर्किंग चल रही है। आने वाले दिनों में हम युवाओं के छोटे छोटे केंद्रों पर जनसभाएं भी अपने करेंगे और एक एक युवा को से मिल कर करके प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं वो भी हम उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और वैसे भी पुष्कर सिंह धामी जी एक सरल और सहृदय और युवाओं के बीच में रहने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। आप समझते ही हैं कि सारे युवा, मैं समझता हूं कि प्रदेश के भी युवा चंपावत में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत सुनिश्चित करने और प्रचंड जीत के साथ हम चंपावत सीट भी जीतने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए सैकड़ों कर्मचारियों ने आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। राज्य के सभी 13 जिलों से हटाए गए स्वास्थ्यकर्मी देहरादून में एकत्रित हुए, जहां इन्होंने राज्य सरकार से सेवा बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान इन कर्मचारियों को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया, लेकिन कोरोना के कम होते मामलों के बाद विभाग की ओर से 31 मार्च के बाद इन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए गए। अत्याचार
स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेकर के। हम जितने भी पूरे प्रदेश में 2186 जो कि कोविड के दौरान लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने ये मांग रखी थी कि उन सभी को नियमित कर दिया जाए। अलग अलग अस्पतालों में CSC सेंटर है, PSC सेंटर है, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर रख दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी चक्कर में आज हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच का तो सरकार से हमारी अपील ये है कि कोरोना के उस दौरान हमने काम किया है जब कोई लोग अपने घरों के सदस्य को भी, जब वो डेड बॉडियाँ निकल रही थी, उन्हें हाथ भी नहीं लगा रहे थे, इवन प्रशासन भी उनसे डर रहा था, तो हम लोग न्यूनतम सैलरी पर हम लोग यहाँ पर आए और हमने वो काम किया। और उस वक्त सभी ने हमारे लिए थाली बजवाई, मुख्यमंत्री ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, और आज हमें ऐसे फेंक दिया है जैसे चाय में कोई मक्खी को बाहर फेंक देता है। तो जैसे कि हमारा कोई यूज़ नहीं था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, और पुलिस प्रशासन भी हमें कोई, कल हमारा कैंडल मार्च था, नहीं मीडिया के द्वारा कोई सहयोग हुआ हमारा, नहीं हमारी कोई न्यूज़ कल कवर की गई। और मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का दबाव था, जिसकी वजह से जो मीडिया कल हमें कवरेज नहीं दी। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं लोग गर्मी से बेहाल हैं। बिजली कटौती के चलते कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी खड़ा हो गया है, लेकिन विभाग आगे से बिजली नहीं उपलब्ध कराने का हवाला दे रहा है। बिजली कटौती का आलम यह है कि शहरी क्षेत्र में रोजाना 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है। वहीं सबसे बुरा हाल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां 10 से 12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। यहां तक कि विद्युत कटौती होने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता तरुण कुमार के मुताबिक विद्युत कटौती कम से कम हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। हमारे एमडी साहब ने कल एक प्रेस वार्ता में देहरादून में बताया है कि जो हमारी डिमांड और आपूर्ति के बीच का गैप है, उसको मीट आउट करने के लिए मार्केट से हर भरसक बिजली को क्रय करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु मार्केट में भी उतनी मात्रा में पावर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए लेकिन हमारा टॉप मैनेजमेंट लगा हुआ है पूरे प्रयासों में। देश में कहीं से बिजली अगर प्राप्त होगी तो यथासंभव बिजली का पर्याप्त इंतजाम करके उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को हम सुचारू बनाए रखने का पूरा प्रयास। उत्तराखंड में चल रही बिजली की कटौती को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने कहा कि कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद अब इंडस्ट्री क्षेत्र में 10% बिजली की अधिक मांग बढ़ी है। एमडी यूपीसीएल ने कहा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से अचानक बढ़ी गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल व गैस की किल्लत के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। बावजूद इसके हम लोग राज्य को पर्याप्त बिजली पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी दरकार की है, जिसमें कि हमको कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है और असम के गोगोई से हमने कुछ यूनिट बिजली प्राप्त की है। इसके साथ ही अनिल कुमार यादव ने यह भी बताया कि 1 सप्ताह के अंदर बिजली की किल्लत खत्म हो जाएगी। एक महीने मान के चलिए कि 1 महीने हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही रहेगा। बरसात अगर हो जाएगी, देखिए हमारी जो आपूर्ति है बहुत कुछ निर्भर करती है कि जल स्तर कितना है। अगर नदियों में जल स्तर ऊपर हो गया या डैम में जल स्तर ज़्यादा अच्छा मिल गया तो जनरेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और यही जो हमें आज 600 मेगावाट 550 मेगावाट के करीब मिल पा रहा है वो 1100-1200 मेगावाट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो मानसून एक्सपेक्टेड है कि जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक या कभी भी आएगा, जब मानसून आएगा तो बेहतर स्थिति होगी, लेकिन उससे पहले भी हम कोशिश। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा भवन में स्थित पुस्तकालय एवं शोध शाखा का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन को आदर्श रूप में स्थापित किए जाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने पुस्तकालय पहुंचकर वहां रखी किताबों के बारे में आवश्यक जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि विधानसभा की लाइब्रेरी अध्ययन की सामग्री से सुसज्जित होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर विधायक एवं विधानसभा स्टाफ समय समय पर जानकारी जुटाने के लिए किताबों का अध्ययन करते हैं।
मैंने यहाँ का लाइब्रेरी देखा और मुझे लगा कि लाइब्रेरी को हम बहुत अच्छे से और इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ने की किताबें हों, लॉ की किताबें हों, उत्तराखंड से रिलेटेड किताबें हों, ई लाइब्रेरी की बात हुई है, तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इस पर एक प्रपोज़ल बनाया जाए और एक बढ़िया बेहतरीन लाइब्रेरी हम अपने लोगों को दें, विधायकों को दें, ताकि वो आके वहाँ आराम से बैठकर रिसर्च कर सकें, पढ़ सकें। तो आज मैंने जो देखा है उस पर मैंने निर्देश दिए और जल्द एक अच्छी लाइब्रेरी हम वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वन विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भ्रष्टाचार हुए उन पर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी और दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विभाग में 2 अधिकारियों पर जिन पर जांच के लिए कहा गया है, उनकी जो पत्रावली मिली थी उस पर मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए कहा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वीआरएस लेना चाहते थे, उनके वीआरएस को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बता दें आपको कि आज आईएफएस अधिकारी किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस जांच की संस्तुति राज्य सरकार ने दी, जिस पर केंद्र को अंतिम निर्णय लेना है। साथ ही राज्य सरकार वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिस पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है। देखिए, पहले दिन ही मैंने कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए 2 आईएफएस स्तर के अधिकारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पत्रावली अनुमोदन करके माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई है। वो मैं समझता हूँ जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो जांचें विचाराधीन हैं, उन पर त्वरित गति से उस जांच को पूरा करने के बाद पिछले 2 सालों से कोरोना गाइडलाइंस के चलते विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रही है, लेकिन इस बार कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। चारधाम यात्रा बिना प्रतिबंधों के आयोजित होगी। हरिद्वार के साधु संतों ने भी यही उम्मीद जताई है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महंत कैलाश नंदगिरी ने कहा कि 2.5 सालों से चारधाम यात्रा बाधित रही है, लेकिन इस बार यात्रा कुशल पूर्वक संपन्न होगी। उन्हें यकीन है कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की कुशलता के लिए उत्तराखंड सरकार बेहतर व्यवस्था करेगी। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।